देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट का बोल देते हैं। मतलब हाँ ठीक है। देख लो बस एक मिनट, मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा, हिंट दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 4 3x5, 4 3x और 5। तो इधर जो मैट्रिक्स दे रखी है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है, और इज इक्वल टू yz15 इज इक्वल टू yz15 ये मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मुझे उससे लेना देना ही नहीं है कुछ कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या क्या है, इक्वल दे रखी है। तो मुझे ये देखना है कि इधर वाले का ऑर्डर और इधर वाले का ऑर्डर बस वो सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर दोनों का सेम है, इसका ऑर्डर क्या है 2x2 और इसका ऑर्डर क्या है 2x2, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इसका मतलब इक्वल है ही। तो इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा, तो y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 3। ये तो ऐसे जैसे इक्वल ना होती और मतलब एंड लिखा होता, क्वेश्चन है तो हम लिख देते ना कि एंड नॉट ऐड लिखा होता तो हम ये कह देते कि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो मैं उसको ऐड नहीं कर सकता। एडिशन तो मैंने अभी कराया नहीं, मैं करवाऊंगा। एंड कुछ नहीं लिखा और एंड अच्छा ऐड लिखा तो हुआ फिर आपने तो फिर मैं लिख सकती हूँ कि बोथ आर स्क्वायर मैट्रिसेस एंड बोथ आर इक्वल। नहीं ऐसा नहीं है, जब तक दे नहीं रखा होगा कि मैट्रिसेस इक्वल है तब तक मैं उन्हें इक्वल नहीं बोलूँगा। इक्वल मैट्रिक्स होने की एक कंडीशन ये है कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो इसके तो जैसे है हाँ, एक कंडीशन है ये कि उसके ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये पहली कंडीशन हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी भी मैट्रिसेस हैं जिनके ऑर्डर सेम है वो सारी इक्वल ही होंगी, ये नहीं है। तो पहली कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी कि इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के इक्वल, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के इक्वल, ये होता है, ठीक है। उसके बाद मैं इसका देखूंगा बेटा सेकंड पार्ट में क्या दिया है, x प्लस वाई टू 5 प्लस z और एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू क्या दिया है 6 2 5 8, 6 2 5 8। तो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर तो समझ में आ गया, 1 और 2, तो 2 तो रो हैं, 1 और 2 ही कॉलम है, तो 2x2 की मैट्रिक्स हो गई, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स, तो ये इक्वल हो जाएंगी। अब ये आपसे पूछ रहे हैं इसमें कि आपको x y और z बताना है, ठीक है। एक बार ऐसे लिखने का तरीका बता दो अच्छे से, स्टेटमेंट्स वगैरह का। स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ लिखेंगे equating the corresponding elements। आप corresponding elements को equate करेंगे तो x plus y is equal to 6 आ गया, सेमीकोलन। 2 is equal to 2 वो लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, 5 plus z is equal to 5 आ गया। तो बेटा यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो z की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। और एक्स वाई इज इक्वल टू 8 आ गया। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y कितना हो जाएगा 6 माइनस एक्स, ठीक। अब लिखें पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। आपको ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में डाल देनी है। हाँ जी, क्वाड्रेटिक बन गई। इक्वेशन 2 में जब ये वैल्यू डालूंगा, इक्वेशन 2 क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 8, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 8, तो x मल्टीप्लाइड बाई वाई की जगह क्या डालेंगे 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, तो x इंटू 6 क्या हो गया 6x माइनस x इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 ले लिया कॉमन, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 तो इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा,
और इसको क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x minus 2x. माइनस 4x माइनस 2x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0. इधर x कॉमन, x माइनस 4, इधर माइनस 2 कॉमन, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. x माइनस 4, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 या फिर 2, दो वैल्यूज आ गई. अच्छा x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 2, क्योंकि x y इज इक्वल टू 8 है. तो फ्रॉम इक्वेशन 2, from equation 2, if x is equal to 4, then y is equal to 2. If x is equal to 2, then y is equal to 4. ठीक है ना. और ये हर तरह से सेटिस्फाई हो रहा है कि अगर x को 2 और y को 4 ले लूँ तो भी 4 + 2 6 आएगा, और अगर x को 2 और y को 4 ले लें तो भी 2 + 4 तो भी वो 6 ही आएगा. ठीक है. तो इस तरीके से वो पूछ रहे थे कि आपको अननोन्स की वैल्यू बतानी है, तो हम ये कहेंगे therefore x is equal to 4, y is equal to 2 and z is equal to 0, और x is equal to 2, y is equal to 4 and z is equal to 0. ये हो गया. ठीक है. ठीक. अच्छा, इसके बाद देखिएगा जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला देख लीजिए. थर्ड पे भी डाउट था किसी को ना? हाँ, थर्ड में, थर्ड वाला तो हमें से हो जाएगा. देखिए थर्ड वाला जो पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट को देखिएगा. सर तो पहले ही क्वेश्चन देख के हमें ये नहीं देखना कि कौन सी मैट्रिक्स है. नहीं, जब इक्वालिटी का है ना तो इक्वालिटी पे मुझे वो देखने की ज़रूरत ही नहीं है. मुझे तो ऑर्डर चेक करना है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए. वो भी मत चेक करो. अगर इक्वल दे रखी है अपने आप ही तो ऑर्डर सेम होगा ही, तभी वो इक्वल दे रखी है. ठीक है. अब मैं थर्ड पार्ट देखता हूँ. x + y + z, x + y + z, नीचे लिया है x + z फिर y + z, x + z और y + z is equal to 957. is equal to 957. तो यहाँ से क्या हो जाएगा x + y + z is equal to 9. लिख दीजिए इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. तो x + y + z is equal to 9, x + z is equal to 5 और y + z is equal to 7. तो यहाँ से क्या मिल रहा है मेरे को, ये मिला दूँ, कर दिए, मिला दूँ, इधर मिला. तो कोई बात नहीं, नोट तो करना शुरू करो ना. पीछे के 2 क्लासेस आपकी छुट्टी हैं, वो नोट कर देना, 4 पेज छोड़ दो बस. हाँ, 6 छोड़ देना पेज, क्योंकि बीच में डेफिनेशंस भी लिखवाई थी तो थोड़ा हो गया होगा. अब देखिएगा कि जब भी कभी ऐसा आ जाता है ना कि 3 हमको इक्वेशंस बन रही हैं, तो आप ये देखिए कि जैसे ये बाकी की 2 इक्वेशंस हैं, इनमें कॉमन क्या है? इनमें z है कॉमन. ठीक है. तो मैं z को भी x की टर्म्स में निकाल लूँगा और इधर से z को y की टर्म्स में निकाल लूँगा. तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. सर क्यों जब x + z 5 दे रखा है सीधा फर्स्ट में डाल दो. ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. ठीक है. तो आप क्या करिए, यहाँ पर ये कहिए कि x + y + z is equal to 9. It implies that x + 7 is equal to 9. यहाँ पर लिख दो फ्रॉम थर्ड. आपने थर्ड इक्वेशन से y + z की वैल्यू सीधा 7 डाल दी यहाँ पर. यहाँ से क्या हो जाएगा, x is equal to 9 - 7, मतलब x की वैल्यू आ गई 2. ठीक है. दूसरा फिर से वही काम करो कि जैसे x + y + z is equal to 9. अब x + z की वैल्यू मुझे पता है, तो x + z, इसको क्या लिखेंगे, y + x + z is equal to 9, और x + z की वैल्यू है 5, तो y + 5 is equal to 9, मतलब y की वैल्यू 4 आ गई.
x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 प्लस z इज इक्वल टू 9, तो z की वैल्यू क्या हो गई 3 बाई 2 प्लस 4 6 उधर चला जाएगा, 9 माइनस 6 हो गया आपका 3। ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा 7th में डाउट था, 7th में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। तो ये भी तो वही है। हाँ वही है, अभी बता रहा हूँ। ए माइनस बी 2a प्लस सी और 3c प्लस डी और 2a माइनस बी इज इक्वल टू -1 5 0 13। -1 5 0 13। तो अब आप ये देखिएगा, equating the corresponding elements, a minus b is equal to -1, फिर इक्वेशन 1 बोलो इसको, इक्वेशन 2 हो गया 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2, फिर 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3 और 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। तो अब आप ये देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3, बल्कि 3 देखो, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 दे रखा है ना, मैं ये बोलूँगा फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, मतलब b इज इक्वल टू क्या हो गया 2a, b की वैल्यू 2a हो गई। इसको आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, लिखिएगा सर पता नहीं अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करके ऐसे सब्स्टिट्यूट नहीं, फर्स्ट वाली इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ भी माइनस बी है, यहाँ भी माइनस बी है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, एलिमिनेशन से भी हो जाएगा। सर पता नहीं क्या दिमाग में आ रहा है। भाई आपकी मर्जी है, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर 0 देखा, 0 देखा तो b को इधर ले आएंगे तो b इज इक्वल टू 2a हो जाएगा, तो यहाँ मुझे सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा आसान लग रहा है। ठीक है सर शायद गलत है ये, मतलब गलत ही है। a माइनस बी की -1 वैल्यू दे रखी है, हाँ, और थर्ड इक्वेशन में वो a माइनस बी तो 2 इंटू माइनस नहीं वो 2 जो है वो सिर्फ a में मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर 2 हाँ, वही। मल्टीप्लाइड बाई होल a माइनस बी होता ना तब करेगा। ठीक है ना, छोड़ दो। तो यहाँ से हमारी b की वैल्यू भी आ जाएगी, a की आ जाएगी, और उसको फिर मैं इसमें डालकर c की वैल्यू निकाल दूँगा, उसको इसमें डालकर d की निकाल। ठीक है, और कौन सा डाउट था, 9th कर लिया, 9th सभी ने कर लिया। ठीक है, चलिए जी, इसके अलावा हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 8 बचा था, क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया। 8 भी हो गया, 9th में नहीं हुआ, 9th नहीं आ रहा, 9th में क्या, देखिए विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। ओके, इन दोनों को इक्वल करना है, कॉमा लगा रखा है, दोनों को इक्वल कर देना है खुद बस। करके देखना है इक्वल आ रहा है। इक्वल करके आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है बस। नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल, हाँ तो ठीक है, आंसर मैच कर लिया ना पीछे, बस तो ठीक है। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 एक बार देख लेते हैं। सर इसका तो डायरेक्ट कोई बात नहीं, एक बार समझा देता हूँ, कुछ बच्चों को नहीं आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, इन्होंने दिया a इज इक्वल टू aij, कैपिटल A इज इक्वल टू aij m क्रॉस n, कैपिटल A इज इक्वल टू aij और m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये दे रखा है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि हमारा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ये दे रखा है, इट इंप्लाइज दैट
n इज इक्वल टू n। एक चीज़ तो ये हमको खुद ही समझ में आ गई, स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं, तो n इज इक्वल टू n हो गया पहली चीज़। यही तो कुछ है, ठीक है, तो सी ऑप्शन है इसका। चलिए जी, इसके बाद हम नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट स्टडी डालिएगा। देखिएगा, टू मैट्रिसेस can be added only if they both are two matrices can be added only if they both are of the same order. If they both are of the same order, and it is done by simply adding the corresponding elements. Simply adding the corresponding elements. बस ये करना है। बस ये इंश्योर कर लीजिएगा सबसे पहले कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आप ये देखो, पेज नंबर 66 पर एग्जाम्पल नंबर 6 है। Given A is equal to root 3 1 minus 1, root 3 1 और minus 1, ये तो पहली रो हो गई। और दूसरी रो में क्या है, 2 3 0। दूसरी रो में है 2 3 0। ऐसे ही दूसरी जो मैट्रिक्स दे रखी है वो है B is equal to 2 root 5 1 2 root 5 1 minus 2 3 1 upon 2 minus 2 3 1 upon 2। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि आपको फाइंड आउट करना है A plus B, फाइंड A plus B। तो A plus B क्या हो जाएगा, A plus B दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। रूट 3 plus 2 1 plus root 5 minus 1 plus 1 2 plus minus 2 2 plus minus 2 3 plus 3 और 0 plus 1 upon 2। तो ये हो गया रूट 3 plus 2 1 plus root 5 minus 1 plus 1 cancel out 0 2 plus minus 2 cancel out 0 3 plus 3 6 0 plus 1 by 2 1 by 2। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इसमें तो कुछ है नहीं, ठीक है, आपको बस ये चेक करना है दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए। अच्छा, अगर ऑर्डर सेम ना हो और बोल दिया जाए कि मैट्रिक्स को ऐड करें, तो सिंपली एक लाइन लिख देनी है कि ऑर्डर इज डिफरेंट, देयरफॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट पॉसिबल। सर मान लो एक 3/2 और 2/3, तो हाँ। उसको रीअरेंज करके कर सकते हैं? नहीं, रीअरेंज भी नहीं कर सकते।
ठीक है, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही रखना है, ठीक। उसके बाद आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। Multiplication of a matrix by a scalar. Multiplication of a matrix by a scalar. अब इसमें हमें क्या करना है, नोट करिएगा। A scalar will get multiplied, a scalar will get multiplied with each element of the matrix. A scalar will get multiplied with each element of the matrix. Example 7 देखिए। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं कि अगर एक स्केलर का मतलब क्या होता है, कोई एक नंबर उसको हम स्केलर बोल देते हैं। अगर उसको किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये जो ए मैट्रिक्स दे रखी है, अगर मान लीजिए मुझसे पूछ लिया जाए कि आप बताइए 3a क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 3√3, 3 × 1 3, -3 6 9 0, हर एक एलिमेंट में उस 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। बाकी अभी एग्जांपल 7 देखेंगे, उससे समझ में आ जाएगा। सर फिर इसको भी करना है? नहीं, अगर मान लीजिए सिर्फ 3a पूछा जाता है, देखिए एग्जांपल नंबर 7 नोट करें। सर यहाँ पे स्केलर किसको मतलब? स्केलर का मतलब होता है कोई भी नंबर, किसी भी नंबर को हम स्केलर बोल देते हैं। अब आप ये कहेंगे कि नंबर क्यों नहीं कहा है, स्केलर क्यों कह रहे हैं? स्केलर इस वजह से कह रहे हैं, स्केलर ना एक कांस्टेंट टर्म के लिए बोल दिया जाता है। जैसे 2 हो गया तो 2 भी उसमें आ गया स्केलर में, जैसे a हो गया, b हो गया, c हो गया, तो ये क्या है, ये वेरिएबल्स नहीं है, ये फिक्स रहने वाले हैं, तो इनको हम स्केलर बोल देते हैं। ये मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बाकी जो साइंस साइड वाले बच्चे हैं उनको पता होगा स्केलर वेक्टर क्या है। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 7 है, इसमें देखिएगा। एग्जांपल 7 में है इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 1, इफ कैपिटल A इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 1, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 2 3 1, एंड b इज इक्वल टू and b is equal to 3 - 1 3 -1 0 2, 3 - 1 3 -1 0 2, then find 2a minus b, 2a minus b find out करना है। शायद सो रही है, उसको ना फीवर हो गया, उसको फीवर हो गया तो शायद सो रही है। हाँ मौसम में कुछ गड़बड़ है। तो अभी दवा दी चलो। हाँ बस। एग्जाम्पल नंबर 7 में, हाँ अब इसमें इन्होंने क्या पूछा, 2a minus b बताना है। तो 2 और a क्या है, 1 2 3 2 3 1, माइनस b क्या है, 3 - 1 3, सर क्या हुआ ये? अभी बताओ, -1 0 2। उन्होंने पूछा है कि आप 2a minus b बताइए, तो अच्छा। a का मतलब 2 और मैट्रिक्स a माइनस b, b में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो b एज इट इज रहेगा। तो क्या करेंगे इसको, देखिए 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है केवल a में, तो a के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो आप देखिए 2 1 जा 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो गया 6, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2,
3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 और 2। और जो सब्ट्रैक्शन है वो भी बिल्कुल एडिशन की तरह ही बिहेव करेगा। एडिशन में क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो उनको ऐड कर देते थे, सब्ट्रैक्शन में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। 2 माइनस 3 4 माइनस माइनस 1 यानी कि 4 प्लस 1। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, सर अगर हम इसे सब्ट्रैक्शन इसे एडिशन में चेंज कर दें और अंदर एडिशन sign में चेंज change करोगे तो कर अंदर दें। वालों के सबके साइन चेंज कर देना। क्यों टफ बना रहे हो, आसान सी चीज़ है। ठीक है, ऐसे ही करना है। तो 2 माइनस 3 4 माइनस माइनस 1 4 प्लस 1 6 माइनस 3 4 माइनस माइनस 1 4 प्लस 1 6 माइनस 0 2 माइनस 2। तो 2 माइनस 3 में है, ये क्या हो गया माइनस 1 4 प्लस 1 क्या हो गया 5 6 माइनस 3 3 4 प्लस 1 5 6 माइनस 0 6 2 माइनस 2 0। ठीक है जी। और फिर वो क्या कह रहे थे आप, जो ए वाला कह रहे थे वो समझ नहीं आया था मेरे को। ये वाला, अच्छा जो इसमें बताया था हाँ कुछ 2A कुछ मतलब वो मैंने समझ नहीं 3A बोला था ना कि 3A का मतलब क्या है कि 3 जो है वो पूरी इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर, एक स्केलर। तो 3 मल्टीप्लाई हो गया तो 3 रूट 3 3 इंटू 1 3 3 इंटू माइनस 1। तो वो 3A ना होकर इस केस में क्या है 2A। अगर 5A होता तो मैं हर एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर देता बस। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन वगैरह इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, पेज नंबर 69। पेज नंबर 69, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में है इफ a इज इक्वल टू 8 0 if a is equal to 8 0 4 minus 2 8 0 4 minus 2 3 6 ये हो गया। एंड b is equal to 2 minus 2 b is equal to 2 minus 2 4 2 minus 5 1 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1 ये है। देन फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट 2a plus 3x is equal to 5b। क्या है कंडीशन, क्या दे रखी है, गिवन 2a plus 3x is equal to 5b। a plus 3x is equal to 5b। तो आपको क्या करना है, वो पूछ रहे हैं कि आपको ना x बताना है। तो जब ये इक्वेशन में बना रहा हूँ, मैट्रिक्स की इक्वेशन बना रहा हूँ, तो x जो है वो कोई अननोन नहीं आने वाला, वो भी क्या आएगा, वो भी एक मैट्रिक्स ही आएगी। ठीक, तो पहले तो इस इक्वेशन को आप पूरा लिख लीजिए। तो 2a का मतलब क्या होगा, इधर कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आया। फाइंड द मैट्रिक्स x वो भी समझा तो हूँ। देखिए 2a plus 3x, तो 2 इंटू ए क्या है 8 0 4 minus 2 8 0 4 minus 2 और 3 6 2a plus 3x। इस x को मैं क्या लिखूंगा, a b c d e f। ऐसा क्यों, ये वाली जो मैट्रिक्स है, इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 2 3 3 रो 1 2 2 कॉलम 3/2 ऑर्डर की है, तो 3/2 में 3/2 ये ऐड होगा। तो इसलिए मैंने जानबूझकर a b c d e f ये मैंने लिख दिया। समझ गए इतना? 2A में समझ आया। 2a तो समझ में आ गया, लेकिन 3 एक कांस्टेंट नंबर है और x क्या है, x वो मैट्रिक्स कह रहे हैं कि आपको मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। ओके ओके, तो वो 2a जो मैट्रिक्स है उसमें वही तो ऐड होगी। हाँ सर अगर हम लोग 5b minus 2a करके करें और वही करूँगा। x
के मतलब कि सिर्फ वैल्यूज ना रखे, सिर्फ x रखे और 1/3 करे तो उसे तो भी ठीक है भाई। देखो आप एक काम करो, अगर ऐसे लिखने में वो लग रहा है तो आप इसको सिर्फ x ही रहने दो, क्योंकि x मुझे फाइंड आउट करना है। देखिए आपने क्या करा, 3x लिख दिया इसको, ठीक, बस ऐसे लिखा रहने दिया। और इधर लिखिए 5b राइट हैंड साइड में, 5b, b क्या है, 2 - 2 4 2, 2 - 2 4 2 और -5 1, ये हो गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 2 8 16, 2 0 0, 2 4 8, 2 × -2 -4, 2 3 6, 2 6 12, प्लस 3x इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 2 10, 5 × -2 -10, 5 × 4 20, 5 2 10, 5 × -5 -25, 5 × 1 5, ये हो गया। तो 3x is equal to 10 -10 20 10 -25 5 -16 0 8 -4 6 और 12, ये हो गया। तो 3x is equal to 10 - 16, समझ रहे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 10 - 16, फिर -10 - 0, फिर 20 - 8, फिर 10 - -4 मतलब 10 + 4, -25 - 6, फिर 5 - 12, ठीक है। तो 3x is equal to हो गया -6 -10 - 0 -10, 20 - 8 12, 10 + 4 14, -25 - 6 -31, 5 - 12 हो गया -7। तो ये 3x आया है। वो बोल रहे थे कि आपको x निकालना है, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। बस हो गया। तो चलो। में डिवीजन थोड़ी होता है शायद, नहीं होगा ना, सर ने कहा मैट्रिसेस में डिवीजन नहीं होगा। एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं करेगी, लेकिन एक कांस्टेंट जो है, एक स्केलर जो है, वो तो डिवाइड करेगा। मतलब 1/3 का मतलब क्या है कि एवरी टर्म विल बी डिवाइडेड बाय 3, ये होगा। तो चाहे तो ऐसे ही छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही छोड़ दो। 1/3 डिवाइडेड बाय 6 होता है, भाई 6/3 हो जाएगा, -6/3 कितना हो जाएगा 2, ये -10/3, ये 4 हो जाएगा, ये 14/3, -31/3, -7/3। आप ऐसे 1/3 बाहर भी छोड़ देंगे तो भी गलत नहीं है, तो भी ठीक है, ठीक है। ये हमारा आ गया। इसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 9 है। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिएगा। इसमें दिया है फाइंड x एंड y, इफ x + y इज इक्वल टू दिस, इस तरीके से दे रखा है। फाइंड x एंड y इफ x + y इज इक्वल टू 5209। x minus y (3 6 0 minus 1) 3 6 0 minus 1। तो सिंपल सी चीज़ है कि आप ये कहेंगे कि ये मैट्रिक्स की एक इक्वेशन बन गई, समझ रहे हैं? कि मैट्रिक्स की एक इक्वेशन बन गई, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1।
ये दूसरी इक्वेशन बन गई, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करेंगे, सीधा सीधा देखिए, अगर दोनों को ऐड कर दिया तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, ठीक है। वही जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करते थे, बिल्कुल वही काम करना है। तो लिखिएगा ऐड 1 and 2, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, हमारा ये दोनों को कट जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गया, तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गया, तो राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगा। 5 2 0 9 प्लस 3 6 0 माइनस 1, तो x प्लस एक्स क्या हो गया 2x। 5 प्लस 3 2 प्लस 6 0 प्लस 0 और 9 प्लस माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1। अब ये x है, ये 2 इधर चला जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई था तो इधर जाकर डिवाइड में चला गया, तो 5 प्लस 3 होता है 8, 2 प्लस 6 होता है 8, 0 प्लस 0 8, 9 माइनस 1 8। तो जब ये 2 1/2 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया 4 4 0 4। ये तो हो गया x। अब आपकी मर्जी है, आप इक्वेशन 1 में डालो, इक्वेशन 2 में डालो, किसी में भी डालिए। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू डाल दो तो y की वैल्यू आ जाएगी। Put the value of x in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू डाली तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5209। x की जगह ये डाल दीजिए 4404 4404 प्लस वाई इज इक्वल टू 5209। तो ये मैट्रिक्स जो इधर ऐड हो रही है इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू 5209 माइनस 4404। 5 माइनस 4 2 माइनस 4 0 माइनस 0 9 माइनस 4। 5 माइनस 4 हो गया 1, 2 माइनस 4 हो गया माइनस 2, 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 4 5। ये y की वैल्यू होगी, y इज इक्वल टू दिस। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 10 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। एग्जांपल 10 मैं छोड़ रहा हूँ, करना अपने आप कर लो। 2 है, 2 इंटू एक्स 5 7 y माइनस 3, तो पहले 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, एक मैट्रिक्स बनी, फिर दूसरी मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, और फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करेंगे, वैल्यू आ जाएगी। तो हाँ जी, मल्टीप्लिकेशन में भी ऑर्डर सेम होना जरूरी है ना, डिफरेंट होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर सेम नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स का रो वो सेम होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आया इसका क्वेश्चन। कौन सा? इसका क्वेश्चन समझ नहीं आया। इसका क्वेश्चन ये समझ में नहीं आया, मैंने अभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कराया नहीं। देखो ऐसा होता है कि जैसे मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, अंदर कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो ये 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर इसको मल्टीप्लाई करना है ना, तो मल्टीप्लाई करने, अच्छा अगर इसको किसी मैट्रिक्स में ऐड करना है तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी यही होना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि जो भी मैट्रिक्स बनेगी, पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स का रो वो इक्वल होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। मान लो ये 2/3 की और ये 3/4 की है, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और क्यों? सर अगर सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स हो, मतलब वो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर सिर्फ रो को कोई भी मल्टीप्लाई हो, चाहे कॉलम मैट्रिक्स हो चाहे रो मैट्रिक्स हो, बस पहली मैट्रिक्स जो है, पहली चीज़ यहाँ पर ये भी होती है, अगर दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं होता, ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं होता,
क्या है कि मैट्रिक्स में मेरे को ये देखना पड़ेगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है, जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए। अब जब ये इक्वल हो गए तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बनेगी? 2/4 जो बचा उस ऑर्डर की। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो बिल्कुल अलग बनेगी, वो ना इसके जैसी होगी ना इसके जैसी होगी। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक, तो मल्टीप्लिकेशन वाला आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा मैं, आप नोट करिएगा। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना बस, नहीं 1, 2 मैं लिख देता हूँ। एक्सरसाइज 3.2 आपके पास 2 दिन है, नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे में, इसलिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 अभी छोड़ देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, वन टू, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ के आपको करना है 4 से लेकर 12 तक सारा। क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 12 तक। बस क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दीजिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो है, और 12 के बाद के जो 10 क्वेश्चन हैं उसमें भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहीं ना कहीं है, वो सब मैं करूँगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का ना 4th और 5th पार्ट छोड़ देना, जो मल्टीप्लिकेशन वाला है वो छोड़ देना। फर्स्ट क्वेश्चन का सिर्फ आपको करना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, कुछ होगा, अगर कुछ अपडेट होगी ना तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो आप, और अगर मैं नहीं बताऊँ कुछ भी तो नेक्स्ट टाइम जो आपको आना है सीधे सीधे ये बोलना कि भैया के घर जाना है और मिलने जाना है। रीज़न में ट्यूशन बताते हैं, रीज़न में बताइए पर्सनल। ठीक है, इधर फ़ोन आ जाएगा, फ़ोन में आप खुद ही कह दूँगा आप मेरे गेस्ट हैं सुन लीजिए। ठीक है, चलिए जी, ओके।